जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि किस तरीके से होम कमिंग शीर्षक के अंतर्गत किस तरीके से फटिक चक्रवर्ती यानी फटिक और माखन ये दोनों शुरू में किस तरीके से झगड़ा करते हैं, क्या चीज़ होता है, पूरी घटना आगे बढ़ती है। फिर बीच में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है कि उसके मामा पहुंच जाते हैं और घर में एक माहौल थोड़ा शांतपूर्ण माहौल हो जाता है। उधर फटिक को मामा के साथ अब कलकत्ता जाना है। फटिक बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है कि उसे मामा के साथ कलकत्ता जाने का अवसर मिलेगा। बहुत खुश था, बार बार पूछता भी था। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ से देखेंगे। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ फटिक, यानी इट वॉज एन इमेंस रिलीफ अर्थात माँ को बहुत ज्यादा आराम मिल गया था। यानी फटिक से छुटकारा पाने का माँ को बड़ा आराम मिला। माँ को अब लग गया कि उसे फटिक से छुटकारा मिल जाएगा और उसे कुछ राहत मिलेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आपको ये बताया गया कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक विशेष रूप से माँ को रिलैक्स महसूस हुआ जब उसे पता चला कि वो अपने मामा के साथ अब वो कलकत्ता जाएगा। She had a prejudice against the boy, क्योंकि उस बच्चे के खिलाफ, बच्चे से यानी बच्चे के प्रति एक पक्षपात की भावना थी। माँ एक पक्षपात की भावना रखती थी, यानी वो ज्यादा माखन की तरफ उसका झुकाव था, फटिक की तरफ झुकाव कम था। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी अब यह प्रेम दो भाइयों के बीच एक प्रकार से लास्ट होना, समाप्त होना अब इस तरीके से नहीं है कि ये पूरा प्रेम, नो लव वॉज लास्ट, यानी प्रेम बिल्कुल समाप्त न हो बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। शी वॉज इन डेली फियर, वो हमेशा प्रतिदिन उन्हें भय रहता था दैट ही वुड आइदर ड्राउंड माखन समडे इन वाटर या इन रिवर, कि किसी न किसी दिन फटिक माखन को पानी में डुबो देगा। अर्थात माँ को यह भय रहता था कि माखन कभी न कभी, फटिक कभी न कभी माखन को पानी में डुबो देगा। आर ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, अथवा झगड़े में, लड़ाई में उसका सर फोड़ देगा। आर रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर, अथवा किसी अन्य खतरे में उसे डाल देगा। यानी फटिक से माखन को बहुत खतरा है, ऐसा मां सोचती थी। एट द सेम टाइम शी वॉज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और उसी समय शी वॉज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, वह कुछ परेशान और उदास भी थी ये देख करके कि फटिक कितना ईगर हो रहा, कितना उत्सुक है टू गेट अवे, जाने के लिए। यानी फटिक की उत्सुकता को देखकर भी वह कुछ उदास ही थी। उदास क्या कहा जाए, व्यथित थी। फिर हम लोग यहां देखेंगे फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड, जब सारी चीजें सेटल्ड हो गई, व्यवस्थित हो गई, फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, तो फटिक अपने अंकल से यानी अपने मामा से हर क्षण पूछता था व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट, कि उन्हें कब चलना है, कब यहां से कलकत्ता के लिए जाना है। He was on pins and needles all day long with excitement, वह पूरे दिन
केवल बेचैन रहता था ये सोच करके कि मुझे कलकत्ता जाने का मौका कब मिल जाएगा, कब मैं जल्दी चला जाऊंगा। यानी हमेशा बेचैन रहता था, उत्तेजना से बेचैन रहता, बड़ा एक्साइट रहता था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और कई रात तो उधर बीच में वो जागता रहा। ही बिक्वेटेड टू माखन इन परपेचुटी माने अस्थायी रूप से, और वो माखन को अपने तमाम सामान को दे दिया, अस्थायी रूप से दे दिया। यानी ही bequeathed to Makhan in perpetuity his fishing rod, his big kite and his marbles। वह अपना ये जो खेलने का सामान था, जैसे फिशिंग रॉड, बिग काइट्स बड़ी पतंग, या मार्बल्स, ये तमाम चीज माखन को बड़े खुशी में, बड़े अस्थायी रूप से वो उसे दे दिया कि अब इसे आप ले जाइए। Indeed, at the time of the departure, his generosity toward Makhan was unbounded। और वास्तव में जिस समय माखन जाने लगा उस समय, और इस प्रकार जिस समय फटिक जाने लगा तो माखन के प्रति उसकी उदारता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसी उदारता में अपने सब सामान भी माखन को दे दिया। बड़ी प्रसन्नता के साथ वो बड़ा खुशहाल था, और दिन प्रतिदिन यानी वह केवल वो बड़ा आनंदित हो गया था कि अब उसे मामा के साथ कलकत्ता के लिए जाना है। अपना सब सामान उसे दे दिया था। अब स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग यहाँ देखे कि जब फटिक को ये लगा कि अब उसे फाइनली जाना ही है, तो बड़ा उत्तेजित हो गया, बड़ा आनंदित हुआ, और अपने सब सामान माखन को दे दिया, और माखन के प्रति उसकी उदारता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ से वो कलकत्ता पहुंचता है। अब आगे कलकत्ता क्या होता है, कैसी घटना घटती है, हम लोग यहाँ देखेंगे। When they reached कलकत्ता, जब वे लोग कलकत्ता पहुंचे, यानी फटिक के मामा और फटिक जब दोनों कलकत्ता पहुंचे, फटिक मेट द एक्वेटेंस ऑफ द ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले बार उसकी मुलाकात, उसका परिचय उसकी मामी से हुआ, यानी पहली मुलाकात उसके मामी से हुआ। सी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। लेकिन मामी को देखकर ये लगा कि परिवार पर एक अतिरिक्त बोझ समझकर उसे वो बहुत खुश नहीं हुई। अर्थात फटिक को देख करके मामी के अंदर कोई प्रसन्नता नजर नहीं आया। मामी बहुत प्रसन्न नहीं हुई, बहुत खुशहाल नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि परिवार पर अतिरिक्त बोझ आ गया है। शी फाउंड हर ओन 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। वह पहले ही अपने 3 बच्चों को व्यवस्थित करने में, उनकी देखरेख करने में वह पहले ही परेशान थी। उन्हें वही भारी लगता था, उन्हें लगता था कि वो बहुत ज्यादा है, समस्या ग्रसित थी। अब एक अतिरिक्त बोझ यानी फटिक के रूप में अतिरिक्त बोझ परिवार पर उन्हें अच्छा नहीं लगा। एंड टू ब्रिंग ए विलेज lad of 14 into their midst was terribly upsetting and to bring a village lad of 14, और वो भी गांव का एक लड़का जो 14 साल का, एक 14 साल का ग्रामीण लड़का, into their midst was terribly upsetting, जो बिल्कुल अपसेट यानी जिसकी पूरी यानी जो पूर्ण रूप से अपसेट रहता है, अर्थात उसके शारीरिक वृद्धि होना और तमाम प्रकार से बातचीत और उसके विचार तमाम ऐसे चीजों में डिस्टर्ब मैटर था। इसलिए वो बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा फटिक का वहां आना। Bisamar should really have thought twice before committing such an
इनडिस्क्रिप्शन, यानी इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले, ऐसी भूल करने से पहले विशंभर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। यानी मामी ये सोच रही है कि विशंभर को 2 बार इसके विषय में सोचना चाहिए था कि इसे हमें ले जाना चाहिए अथवा नहीं। और इस प्रकार इवेंट हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 40। इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर, जो ह्यूमन अफेयर्स हैं, देयर इज नो वर्स न्यूसेंस, इससे खराब और कुछ नहीं होता है कि बॉय एट द एज ऑफ 40, यानी 14 साल की अवस्था किसी लड़के की जो हो, उस समय किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता। वह किसी तरीके से अच्छा नहीं होता। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, कारण क्या है? क्योंकि न तो बहुत खूबसूरत होता है, ना यूजफुल, और न तो कोई उपयोगी ही होता है। इट इज इम्पॉसिबल टू शो अफेक्शन ऑन हिम, उसके ऊपर अफेक्शन यानी स्नेह की वर्षा भी नहीं की जा सकती। एज ऑन ए लिटिल बॉय, जैसे किसी छोटे बच्चे के ऊपर की जाती है। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा कुछ परेशान ही रहता है। यानी ऐसे 14 साल के बच्चे पर किसी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी वो हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम ही रहता है। इफ ही टॉक्स विथ ए चाइल्डिश लिप्स, अगर वह बच्चों की तरह कुछ तोतली बोली कुछ बोलता, इस कॉल्ड ए बेबी, बच्चे की तरह। इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक गंवार की तरह, एक ऐसे जैसे बोली बातचीत, बड़ा होने के साथ साथ बहुत अच्छा उत्तर न देना, न तो वो प्रश्न उत्तर का कोई समझ होता है, न उसके पास कोई बात का यानी तरीका होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 14 साल के बच्चे के पास कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो उस पर यकीन करने लायक हो, जिसको अच्छे तरीके से समझा जा सके या विश्वास किया जा सके। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और वास्तव में उसकी जो बढ़ती हुई अवस्था होती है उसे अनअट्रैक्टिव बना देती है, वो बहुत आकर्षक भी नहीं होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ विथ इंडिसेंट हेस्ट, और कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी छोटे होते हैं, कपड़े भी छोटे हो जाते हैं जैसे जैसे वो बढ़ता है। हिज वॉइस वॉज हॉर्स एंड ब्रेक्स, और उसकी आवाज बहुत रूखी और फटी सी रहती है। एंड क्वेरस, और जैसे आवाज में एक थरथराहट होती है, आवाज में एक प्रकार से यानी आवाज स्पष्ट नहीं होती है। हिज फेस ग्रोस सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, और चेहरे का जो बनावट होता है वो भी कभी तिकोना, कभी अनस्लाइटली, असमतल, यानी बहुत फिक्स चेहरा, बहुत स्पष्ट चेहरा नहीं होता, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड, यानी किसी बच्चे को या उसकी कोई गलती है तो उसे आसानी से माफ किया जा सकता है। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन द अनडिवाइडेबल लेप्रेसस इन ए बॉय ऑफ द, लेकिन एक 14 साल के बच्चे को अवॉइड भी किया, उसकी गलतियों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, सहन भी नहीं किया जा सकता। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल्ली सेल्फ कॉन्शियस, वह अपने आप अपने विचारों में यानी कभी उसे अंतर लगता है कि जब पीड़ा से गुजरता है, यानी अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात करता है, इधर अनड्यूली फॉरवर्ड, या तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, और एल्सो अनड्यूली शाई, या इतना शर्मीला होता है दैट आई फीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस,
कि अपने अस्तित्व और अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, या तो बहुत ज्यादा कह देता है या तो न के बराबर कहता है। और इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोग अभी तक के देखे किस तरीके से फटिक अपने मामा के साथ जब कलकत्ता पहुंचता है तो मामी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं होता है और वो पूर्ण रूप से मामी को लगता है कि ये परिवार पर एक बर्डन आ गया है और इसे लाने से पहले विशंभर को कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था कि घर के जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी पहले ही नहीं सर्वाइव किया जा रहा है, यानी उनको जो है उनका सेवा नहीं हो पा रहा है, कैसे इसको देखा जाएगा, यह एक बर्डन है। और खास करके 14 साल की अवस्था एक बहुत ही नाजुक अवस्था होती है, इसमें शारीरिक बनावट बनती बिगड़ती रहती है, अस्थायित्व नहीं होता है, न तो पूर्ण यकीन किया जा सकता है और न तो न के बराबर यकीन किया जा सकता है। यानी या तो या बहुत ज्यादा बोल या बहुत कम बोलना, या एकदम लजाधुर रिएक्टिव शर्माना, या तो अपने विषय में सब कुछ बोल। तो इस तरीके से कुछ ऐसी अवस्था, ये 14 साल की अवस्था ही एक ऐसी एज होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर पाता है और गले की आवाज या गला जो होता है वो भी बहुत ज्यादा थर्राहट की आवाज पर, और उसमें बहुत गला भी फटता रहता है, आवाज स्पष्ट नहीं रहती है, यानी आवाज भी बदलती रहती है। इस प्रकार लेखक के द्वारा यहाँ 14 साल में होने वाले 14 साल के बच्चे में होने वाले परिवर्तन को शो किया जा रहा, बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल फटिक की माँ को उधर थोड़ा राहत मिल चुका है, अब वो अपना पूरा प्रेम माखन के ऊपर प्रदर्शित कर रही होंगी और ऐसे स्थिति में उन्हें तात्कालिक राहत तो मिल ही गया था कि फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता चला गया और इधर 14 साल की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। अभी इसी क्रम में कहानी और आगे लिखी गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिसे हम आप लोगों को अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।